नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। जी जी नमस्कार। संजय जी, आज आपने अखबारों में पढ़ा और एक चर्चा शुरू हो गई। लोजपा का हाल आप जानते हैं। रामविलास पासवान जब थे तब लोजपा कैसी थी और आज लोजपा का क्या हाल है। घर में ही झगड़ा है, चाचा भतीजा में युद्ध है और पार्टी किसकी बड़ी। देखिए, सांसद तो पशुपति पारस के साथ हैं, लेकिन वोट कहा जाता है कि चिराग पासवान के साथ हैं। लेकिन चिराग पासवान ने एक बात कह दी है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार में अब भी जेडीयू के कोटे से एक मंत्री है। क्या इस बयान पर आपको भरोसा हो रहा है? और नाम भी खोला है, वे कह रहे हैं कि जो उनके चाचा मंत्री हैं पशुपति पारस, वे जेडीयू के खाते से केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, इसलिए वे नीतीश कुमार की वकालत कर रहे हैं, नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। जबकि आपको जानकारी है कि किस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। बिहार बीजेपी के नेता भी कहते हैं, सुशील मोदी कहते हैं नीतीश कुमार के लिए कोई एंट्री की जगह ही नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। सम्राट चौधरी कहते हैं नीतीश कुमार फिनिश हो चुके हैं, 2024-2025 में समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है सचमुच पशुपति पारस जेडीयू खाते से ही मंत्री हैं और वे मंत्री बने हुए हैं? इसे लेकर चिराग पासवान के दिल में कुछ तो है। नहीं, ठीक है। चिराग पासवान और पशुपति पारस जी में तो जो स्थितियां हैं वो तो सब लोग जानते हैं। हाँ, ललन बाबू की भूमिका तो रही थी पार्टी तोड़वाने में, और उस समय जब ये इनके सांसद जब अलग हुए थे तो बाद में चीजें स्पष्ट हुई कि पार्टी को तोड़ने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका रही। इसको लेकर के चिराग तो खासे नाराज उसी समय से हैं और जब तब आक्रमण भी करते रहते हैं नीतीश कुमार जी पर। आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान भी विरोध में बगावती तेवर अपना करके जब चुनाव लड़ रहे थे 2020 के विधानसभा में, और उस तरह से जब उम्मीदवार दे रहे थे, जो बगावती उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे, उस समय भी पशुपति कुमार पारस के स्वर नरम थे नीतीश कुमार के प्रति। नीतीश कुमार जी के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं और नीतीश कुमार के प्रति उनका जो शब्दों का भी प्रयोग है वो बड़ा संतुलित होते रहा है। ठीक है, वो एनडीए में चले गए और नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर निकल गए, लेकिन पारस जी ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिस तरह से आक्रामक हो रहते हैं ये चिराग पासवान, उस तरह से कभी पारस जी आक्रामक नहीं रहे। अब रह गई बात कि चाचा भतीजा में तो अब है एक प्रतियोगिता कि भाई कितनी सीटें पारस जी ले लेंगे, कितनी सीटें मेरे हिस्से में बचेगी। तो चलो थोड़ा एक तंज के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से ही उन पर एक मौका मिला उनको। जैसे ही पारस जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी अगर आते हैं एनडीए में तो मैं मानूंगा कि दोनों की एक अच्छी शुरुआत होगी। ठीक है, जिस लहजे में, जिस उद्देश्य से, अपने मन से, किसी के इशारे पर, जिस तरह से भी वो बोले हों, लेकिन उसका इन्होंने राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की चिराग पासवान जी ने। क्योंकि चिराग पासवान जी को पता है कि ठीक है, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व जो भाजपा के हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार पर गर्म है। ठीक है, अमित शाह आकर के कुछ तेल पानी की बात कर गए हैं, लेकिन इसके पहले तो दो सभाओं में उन्होंने नो एंट्री की बोर्ड लगा दी थी कि अब नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। सुशील मोदी जी और सम्राट चौधरी बोलते ही रहते हैं कि नीतीश बाबू की कोई जगह यहाँ नहीं है। तो लगा कि अगर इन्होंने सहानुभूति दिखाई है तो इसके राजनीतिक फायदे उठाया जाए और अपने मैं मूल सवाल पर आता हूं संजय जी, मैं मूल सवाल पर आता हूं। क्या आप ये मानने को तैयार हैं, आप राजनीतिक समीक्षक हैं और समझते हैं बिहार को, कि पशुपति पारस जो केंद्र में मंत्री बने हुए सचमुच जेडीयू के खाते से मंत्री बने हुए हैं? और पशुपति पारस का केंद्र में मंत्री बने रहना, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं, सेंट्रल कैबिनेट का, मोदी कैबिनेट का, और जो चर्चाएं थी कि चिराग पासवान मंत्री बन जाएंगे, तो जब भी पशुपति पारस के नाम के आगे माननीय केंद्रीय मंत्री की आवाज चिराग पासवान के कानों में गूंजती है तो उनके कलेजे पर सांप लौटता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहां दो मत। भाई आपको वो दृश्य भी याद होगा
कि जब पार्टी इनकी टूट रही थी तो चिराग पासवान अपने चाचा के यहाँ गए थे। इन्होंने पब्लिक डोमेन में चीजें बताई थी कि मैंने तो बहुत कोशिश की, मान मनोबल की कोशिश की कि आप ही पार्टी के सर्वे सर्वा रहिए, लेकिन पार्टी को टूटने मत दीजिए। ये बात तो कहीं ना कहीं से स्पष्ट है कि सॉफ्ट कॉर्नर पारस जी का जेडीयू के प्रति रही है। तभी तो ललन बाबू की कुछ भूमिका रही। भाई घर का परिवार था, जो आपने शुरुआत की कि रामविलास पासवान जी भाई बेटे परिवार में कभी कोई अलग भाव नहीं रखा, सबको एकजुट करके रखा। और पारस जी आज जो कुछ भी है, मुझे ये कहने में कोई ये गुरेज नहीं है कि पारस जी रामविलास पासवान जी की विरासत के तौर पर अगर आज है, वो रामविलास पासवान जी की वजह से है। लेकिन अगर उनके घर में सेंध लगाने की कोई कोशिश की और जिस सेंध की वजह से दो भागों में बटे, यहां तक कि चाचा भतीजा भी बट गए, प्रिंस पारस जी कहीं और दिखाई पड़ रहे हैं, चिराग जी कहीं और दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक कसक तो चिराग जी को है ही ना कि जेडीयू के वजह से ही हमारा परिवार भी टूटा, हमारी पार्टी भी टूटी। तो परिवार और पार्टी को टूटने की कसक तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रह गई बात कि जब रिश्ते अच्छे थे, जब एनडीए में आरसीपी सिंह भी मंत्री बनाए गए थे और उस समय पशुपति कुमार पारस जी की भी एंट्री हुई थी, तो जेडीयू का पारस जी के प्रति तो सॉफ्ट कॉर्नर था, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाद में भी जब पार्टी इनकार नहीं कर सकता, तो पार्टी टूटने के बाद भी लगा कयास लगाए जाने लगे कि नहीं, चिराग जी को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी। अब तो चुनाव आ गया, अभी तक तो एडजस्ट नहीं की है। और एक और मामला को जाकर के चिराग हमेशा हमलावर होते हैं, पारस जी भी हमलावर होते हैं, वो हाजीपुर सीट को लेकर। चाचा कहते हैं कि वो तो उनके असली वारिस हम हैं, मेरे बड़े भाई थे। चिराग कहते हैं कि भाई ये तो मेरे पिताजी का सीट था, उसके हम असली वारिस हम हैं। तो चिराग चाहे वो जिस तरह से भी जेडीयू पर कहें, लेकिन जेडीयू का सॉफ्ट कॉर्नर तो पारस जी के प्रति रहा है। और पारस जी ने भी कभी कोई सार्वजनिक सभाओं में, पब्लिक डोमेन में बता दीजिए कि कोई ऐसी बात नीतीश कुमार जी के लिए कही हो। उन्होंने तो उस समय भी कहा था कि भाई मैं तो चिराग जी को भी कहता हूं कि नीतीश कुमार जी से प्रति इतना आक्रामक अपना रहे। तो वो तो है, पारस जी के उनके रिश्ते अच्छे हैं, भले वो चाहते हो कि जेडीयू और बीजेपी नजदीक आ जाए। ये कहने के बाद भी कि भाजपा ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, शायद चिराग इसी बात को भुनाना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर कि भाई ये तो जेडीयू को ही रिप्रेजेंट करते एक तरह से, तब तो कह रहे हैं कि आ जाइए नीतीश बाबू इधर और जेडीयू और ये एनडीए एक साथ मिल करके या बीजेपी एक साथ मिल करके एनडीए को मजबूत करे। तो चिराग अपना स्टैंड को कायम किए हुए हैं, लेकिन पारस जी अब ये तो बयान देते कौन, भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो तो अभी भाव में चल रहे हैं, इशारे में बोल रहे हैं, तेल पानी का मिलन नहीं हो सकता है, पानी गंदा हो रहा है, खुल करके तो उनके नेता कुछ बोल नहीं रहे। आखिर पारस जी हम ये समझना चाहते हैं, संजय जी हम ये समझना चाहते हैं कि आपने कहा कि जो पशुपति पारस हैं वे जो कुछ है रामविलास पासवान के बूते हैं। देखिए ठीक ऐसी ही बात चिराग पासवान के लिए भी है कि चिराग पासवान का जो राजनीतिक जन्म है वह रामविलास पासवान के पुत्र के रूप में है। तो आपने कहा देखिए वो सांसद लेकर भाग गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोजपा का जो आधार वोट है, जो बेस वोट है, वो क्या पशुपति पारस के साथ ट्रांसफर हुआ कि चिराग पासवान के साथ ही रह गया? क्योंकि राजनीतिक वजन इसी से तौला जाएगा कि वोट किसके पास है, पशुपति पारस के पास है कि चिराग पासवान के पास है। देखिए जमीनी पकड़ तो चिराग पासवान के पास है और ये चीजें टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट होती है। आप बाई इलेक्शन को देख लीजिए, कुछ दिन पहले बिहार में बाई इलेक्शन हुआ, नाराज चल रहे थे चिराग। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनको मान मनोबल की और इनको भेजा, चले जाइए मोकामा, चले जाइए गोपालगंज, और गोपालगंज और मोकामा के जो परिणाम आए उसमें जो वोटों की बढ़त हुई बीजेपी की, वो कहा जाता है कि चिराग पासवान ने पासवान वोट को ट्रांसफर कराने में सफल रहे। रामविलास पासवान की क्या ताकत थी? उनकी ताकत यही कि जो पासवान समाज का वोट था वो जिनके साथ भी होते थे वो ट्रांसफर करा देते थे। पशुपति कुमार पारस जी का, हाँ पशुपति कुमार पारस जी का तरीका जो है, तो पशुपति कुमार पारस जी का तो कुछ ऐसा नहीं रहा है कि ये कहीं गए और जाकर के उन्होंने वोट को ट्रांसफर करा दिया, अपने लोगों को मैसेज किया कि भाई देखिए अब एनडीए के साथ हम हैं और आपका वोट ट्रांसफर होना चाहिए ये एनडीए में। लेकिन चिराग ने तो 2 बाई इलेक्शन में किया
और इसको दबी जुबान से ही सही भाजपा ने स्वीकार भी किया कि हाँ चिराग पासवान जी की मदद मिली। तो वोट की बात अगर होगी तो वो तो चिराग पासवान जी के साथ दिखता है। पशुपति कुमार पारस चाहे जितनी दावेदारी कर ले, ठीक आपने कहा कि सांसद तो इनके साथ हैं, लेकिन वोट जो है और खास करके वो वोट जिस पर रामविलास पासवान मानते थे कि ये वोट हमारा है और ये कहीं बिना हमारी सहमति के ट्रांसफर नहीं होगा। चिराग पासवान भी वो जो 5-6% जो वोट है पासवान समाज का, दिखता तो है कि वो पूरी तरह से पोलराइज्ड है, एकजुट है। चिराग पासवान को अपना वो नेतृत्व दे दिया है और मानता है कि हमको अगर कोई लीड कर रहा है रामविलास पासवान जी के बाद तो वो चिराग जी लीड कर रहे हैं। तो वोट तो चलिए इनके साथ आपने मान लिया, संजय जी आपने मान लिया कि वोट तो चिराग पासवान के पास है, भले ही सांसद उनके पास है, लेकिन जब हम एनडीए की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो देखिए ये चिराग पासवान भी स्पष्ट कर चुके हैं और पशुपति पारस भी स्पष्ट कर चुके हैं कि चाचा भतीजे एक नहीं हो सकते हैं, दोनों पार्टियां मिलकर एक नहीं हो सकती है, पुराना लोजपा वापस नहीं आ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह, जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी दोनों को ही झुलुए पर झुला रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कॉन्फिडेंट है। चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर मेरे पिता की भूमि है। अभी देखिए हाजीपुर के आगे और किन क्षेत्रों की बात होनी है, प्रिंस पासवान का क्या होगा, चंदन सिंह का क्या होगा, बीना देवी का क्या होगा, महबूब अली कैसर का क्या होगा, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि पारस चाचा को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, लेकिन यह भी नहीं हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि एनडीए में चिराग पासवान तो आ गए हैं, लेकिन एनडीए में पशुपति कुमार पारस भी हैं। तो क्या इस झुलुए पर जो झूल रहे हैं दोनों, इसका परिणाम क्या होना है? क्योंकि पारस जी स्वागत कर रहे हैं एनडीए में नीतीश कुमार का, क्या इसके मायने कुछ और भी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से राजनीति यहाँ कर रही है। वो जी चिराग पासवान को इतना भी ताकतवर नहीं बनाना चाहती है कि कल सीटों की वो बार्गेनिंग करने लगे और इनके चाचा को मंत्रिमंडल में भी रख करके और इनके चाचा को ये बता करके कि भाई आप शांत रहिए, जब चुनाव का वक्त आएगा, टिकट तय करने की बात होगी, उस समय हम लोग तय करेंगे ना कि आपको हाजीपुर से लड़नी है कि नहीं लड़नी है, या प्रिंस राज लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि एक बात तो है कि पारस जी, प्रिंस राज और चिराग पासवान तीनों दलित को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं। तो दलित कार्ड भाजपा बहुत ही फूंक फूंक करके, बहुत सावधानी पूर्वक खेलना चाहती है। न वो भतीजे को नाराज करेगी, न वो चाचा को नाराज करेगी। भतीजे के पास वोट है तो इस पर उनकी नजर है कि वो जो दलित वोट है, जो इनका अपना वोट है, और प्लस और जो दलित, अब देखिए ना, जीताराम मांझी को वो अपने पाले में ले आए हैं, चिराग जी को अपने पाले में ले आए हैं। अब इन लोगों का वोट, अब प्लस पशुपति कुमार पारस, चूंकि एक चेहरा तो है ही ना, इतने दिन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हम लोग तो सुपरफिशियल बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जमीनी हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि पशुपति कुमार पारस के साथ भी वो समाज के कुछ लोग खड़े हों। तो वो वोटों की बर्बादी नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वो चाचा को भी साथ करके रखेगी, भतीजे को भी साथ करके रखेगी। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि चाहते हैं चिराग जी कि चाचा किनारे लग जाए, एक कंफ्यूजन क्रिएट करके भाजपा में ही एक कंफ्यूजन क्रिएट कराया जाए कि भाई वो तो नीतीश कुमार जी के प्रति सॉफ्ट है, नीतीश कुमार जी के ही कोटे से हैं, या ये बता करके कि वोट तो मेरे साथ है, आपको तो वोट ही की जरूरत है ना, तो वोट तो मेरे साथ खड़ा है, इतना दिनों तक आपने इनको मान सम्मान दिया, अब इनको किनारे कीजिए। ये चाहेंगे चिराग पासवान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पारस जी को रखेगी और पूरी मजबूती के साथ रखेगी, ताकि जब ये भतीजा कहीं बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, उस स्थिति में चाचा को सामने लाके प्रिंस राज को, और ये भारतीय जनता पार्टी करते रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि चाचा भतीजा को ही, वो ये करते रही है, बैलेंसिंग फैक्टर वो हमेशा बनाते रही है। इसलिए एनडीए या भाजपा जो आप कह लें, वो चाचा को भी रखेगी साथ में, भतीजा को भी साथ में रखेगी। ये चाचे भतीजे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा, कभी चाचा आकर के भतीजे पर आक्रमण करेंगे, कभी भतीजा आकर के चाचा पर आक्रमण करेंगे, लेकिन बीजेपी दोनों को साथ करके रखेगी। जी, मजा बीजेपी लूटेगी। जी बिल्कुल 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 लूटेगी, हम एक बात बिल्कुल। और समझना चाहते हैं, आप कहते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई पारस जी को भी रखा जाएगा, चिराग जी को भी रखा जाएगा। तो यदि हम 2014 के चुनाव को देखें, 2019 के चुनाव को देखें, तब तो मूल स्वरूप में लोजपा थी। 2014 में 7 सीटें मिली थी
लोजपा को लड़ने के लिए, जिनमें 6 पर जीत मिली थी, नालंदा में हार हो गई थी। और 2019 में सभी 6 की 6 सीटें लोजपा ने जीत ली थी। इनमें से 5 सांसद अब पशुपति पारस के साथ हैं, अकेले चिराग पासवान हैं। यदि 2024 के सीटों का बंटवारा होगा, तो संजय जी क्या आपको लगता है, यदि दोनों साथ रहेंगे, कि चिराग को 6 सीटें दी जा सकती है जो वो मांग रहे हैं? वे तो साथ में एक राज्यसभा की सीट भी मांग रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। तो चिराग की मांग 6 सीटों की, उधर मांग पशुपति पारस की हमारे साथ तो 5 सांसद है। ऐसे में होगा क्या? एनडीए की ओर से कोई भरोसा मिला है क्या चिराग पासवान को या पशुपति पारस को? अभी हमने देखा कि सूरजभान सिंह को लेकर भी पशुपति पारस गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। नहीं, देखिए, एक बात तो है कि बीजेपी इतना भी इनको मांगने के लिए तो ये अधिकृत हैं, दावा भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इतनी सीटें चिराग जी को नहीं देने जा रही है। हाँ, 1-2 सीटें लगता है कि चाचा के हिस्से में होगी, और 4 सीटें जो मुझे लगता है 4 सीटें चिराग जी के हिस्से में होगी। वो 6 का आंकड़ा को वो जोड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। और चिराग जी अगर बहुत बगावती तेवर अपनाएंगे कि ठीक है तब तो हम अपने तरीके से लड़ लेंगे, पोस्टपोल अलायंस में हम जाएंगे, ये सब दौर चलेगा। लेकिन दौर चलेगा तो एक तरफ अगर नीतीश कुमार जी, जो भी वर्तमान की स्थिति है, इंडिया के साथ खड़े हैं, तो चिराग पासवान जी तो इंडिया में जाएंगे नहीं। तो वहां पर ये मान मनोवल के बाद ठीक है 1-2 सीटों को लेकर के, या जो आप इशारा कर रहे हैं कि राज्यसभा में एडजस्टमेंट का भरोसा दे करके मान मनोवल की बात की जाएगी। लेकिन बीजेपी, अब इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें भी मिलती है, जीतन राम मांझी को 1 सीट भी मिलती है, तो 6 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं बनती है, नहीं दिखती है। और ये चिराग पासवान जी रहेंगे एनडीए के साथ, एनडीए के सीट पर लड़ेंगे, हाँ दावेदारी ये करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप तो बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, कि होता क्या है कि बहुत अगर ये जिद करेंगे तो कहेंगे कि पार्टी हमारी होगी, कैंडिडेट आपके होंगे। कि ठीक है, अगर आपको लगता है सुरक्षित सीट पर कैंडिडेट आपके हो जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, ताकि चुनाव जीतने के बाद कहीं बार्गेनिंग की बात होगी तो वो तो मेरी पार्टी के होंगे, तो मेरी पार्टी के होंगे तो उन पर एक तरह से नियंत्रण मेरा होगा। इसलिए चिराग पासवान जी को यही 4-5 एक राज्यसभा दे करके एडजस्ट करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। और पशुपति कुमार पारस जी को भी 2 सीटों के बारे में मेरी समझ है, एक अपनी पारस जी की जो सीट जहां से उनको लड़ाए, एक प्रिंस राज की सीट। इससे ज्यादा की गुंजाइश हमको नहीं लगता है कि लोजपा को होगी। नहीं संजय जी, आपने कह दिया पशुपति पारस और प्रिंस राज की सीट, तो बाकी जो उनके 3 सांसद हैं, महबूब अली कैसर, बीना देवी और चंदन सिंह, इनका क्या होगा? ये तो बड़ा सवाल है। और जो चिराग पासवान के यहाँ तैयारी हो रही है, जो और लोग जैसे वाल्मीकि नगर में कहा जाता है राजू तिवारी लड़ना चाहते हैं, अरुण कुमार जहानाबाद में लड़ना चाहते हैं, तो इनका क्या होगा? मतलब पशुपति पारस के 3 सांसद क्या अभी शहीद हो गए, या फिर मुंगेर की जो केमिस्ट्री मिलती है नवादा के साथ, चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई, सूरजभान सिंह का कद कितना बड़ा है भूमिया राजनीति में, आप भी समझते हैं, क्या हुए महागठबंधन की ओर चले जाएंगे? तो पशुपति पारस के 3 सांसदों की बलि तो आपने ले ली। हाँ बिल्कुल, बड़ा बड़ा मौजूद सवाल है आपका, कि वो 3 सांसदों की बलि होते हुए दिख रही है। इतना बड़ा कद भी, ठीक है, वो टूटने के समय वो जीते थे और तोड़ने के क्रम में उनको आश्वस्त किया गया होगा, लेकिन अभी जो तस्वीर है उसमें लगता नहीं है कि वो 5 लोगों को वो बीजेपी लड़ाने जा रही है। इनकी बलि तो होगी, चाहे जिस रूप में हो। अब एडजस्टमेंट के लिए पारस जी का क्या गणित चल रहा होगा, या ये लोग जो सिटिंग सांसद हैं, ये लोग अपना जो निष्ठा है, पार्टी है, वो बदलेंगे कि चलो भाई यहां से नहीं तो हम उस गठबंधन से चुनाव लड़ लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इनके हिस्से में 5 सीटें जो सिटिंग सीटें हैं वो मिलता हुआ नहीं दिखता है। और दूसरी बात आपने कहा चिराग पासवान जी का, तो अरुण कुमार हो, राजू तिवारी हो, ये दावेदारी तो कर रहे हैं। चिराग पासवान जी के पास भी एक लंबा लिस्ट है कि यहां से हम लड़ेंगे, वो तो नवादा के बारे में भी कह रहे हैं कि वहां से मेरा कैंडिडेट होगा। तो लिस्ट देना और भाजपा का एडजस्टमेंट दोनों 2 चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि 4 से ज्यादा सीटों पर वो भाजपा इनके साथ कोई कंप्रोमाइज करने जा रही है चिराग जी के साथ।
अब वो जी सीटें कौन होंगे, कैंडिडेट इनके कौन होंगे, वो तो बात की चीज है। लेकिन 4 और इधर 2, 6, एक राज्यसभा, 7 का गणित तो दिखता है। अगर वो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड को इस बार बड़ी मजबूती से खेलना चाहती है, तो जो इनके भी जो बड़े दलित चेहरा है उनको भी ये नाराज नहीं करेंगे, उनको भी चाहेंगे कि उन सीटों से हम लड़ाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने चेहरा चिराग जी और पशुपति कुमार पारस, चाचा भतीजे को संतुष्ट, और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी की ही एक दावेदारी लंबी है, एक सीट जी शायद उनको मिले। वो दावा तो कर रहे हैं कि हम 3 से 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो दावेदारी तो ये लोग करेंगे, चाचा भतीजा भी करेंगे, लेकिन वो 3 सीटों की बलि जिसकी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है कि वो रिटेन करेंगे कि नहीं आप तो सीटिंग है इसलिए आपको हम तो लड़ाएंगे, पार्टी आपकी वही होगी लेकिन चुनाव आप लड़ेंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है। अब हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट हो जाए, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि सूरजभान सिंह जो है वो पार्टी कहे कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर वो लड़ेंगे। बीना सिंह के बारे में भी इशारा किया जा सकता है, ताकि जी कल हम अपने गणित को साध सके और हम किसी दबाव में ना आ सके। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सूझबूझ के साथ करेगी। अब देखिए परिणाम क्या आता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सूझबूझ के साथ हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ ही बिहार में वो गणित को बनाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा गणित हम तैयार करें। चूंकि देखिए अभी संभावनाओं के कई द्वार यहां खुले हुए हैं। बिहार में रोज चर्चा चल रही है ना कि भाई नीतीश बाबू के प्रेम बढ़ रहे हैं बीजेपी से। अब बीजेपी के लोग चाहे जितना इनकार करें, अब अगर एक स्थिति बन जाती है, राजनीतिक स्थिति वो बन जाती है कि उस समीकरण में अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अगर ये चली जाती है एनडीए के साथ, तो फिर तो लोकसभा का गणित कुछ और होगा। वहां भी तो यही चल रहा था ना इंडिया गठबंधन में कि भाई सीटिंग और रनर पर कहां बात बनी। वो तो अरविंद केजरीवाल विद्रोह कर दिया, कहे कि नहीं इस फॉर्मूले को तो हम नहीं मानेंगे, सीटिंग और रनर पर, तब तो फिर हम कहीं रहेंगे ही नहीं। तो अगर नीतीश कुमार फिर से एक कोई चूंकि राजनीति में मैं बार बार कहता हूं कि समीकरण और समय और परिस्थितियों का फायदा ये उठा करके सत्ता का समीकरण कैसे साधा जाए, राजनीतिज्ञों की नजर अब वहां रहती है। अब कोई निष्ठा और व्यवहार, ये मूल्य और सिद्धांत और विचारधारा पर चीजें नहीं बनती है, उसके तर्क ढूंढ लिए जाते हैं, लॉजिक दे दिए जाते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति बन गई इसलिए हमने ऐसा किया। तो नहीं, हमें एक बात बताइए संजय जी। देखिए चलिए आपने कहा कि 4 और 2 का फार्मूला निकलेगा, लेकिन हाजीपुर का क्या होगा? चिराग पासवान करें मैं ही लड़ूंगा, पशुपति पारस करें हम ही लड़ेंगे, ऐसे में क्या होगा? देखिए आपको याद करना होगा 2009 का चुनाव, जब रामविलास पासवान को रामसुंदर दास से नीतीश कुमार ने हरवा दिया था, और आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस के 3 सांसदों की बलि चढ़ सकती है और उन्हें सिर्फ 2 पर। क्या वे सिर्फ इसके लिए अपनी पार्टी को जिंदा रखेंगे कि चाचा भतीजा पशुपति पारस और प्रिंस राज ही, फिर उनकी पार्टी में और लोग क्या करेंगे? ऐसे में तो उनकी पार्टी के वजूद पर ही सवाल पैदा हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा? क्या चिराग पासवान छोड़ देंगे? क्या पशुपति पारस छोड़ देंगे? नहीं, ये तो दोनों की दावेदारी है, लेकिन बीजेपी उसको साधने में कामयाब हो जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले चिराग पासवान के घर पर नित्यानंद राय जी गए थे, और नित्यानंद राय जी उसी झगड़ा को शांत करने गए थे जो चिराग पासवान ने कहा कि भाई हम तो हर हाल में लड़ेंगे हाजीपुर। वो पारस जी तो कह ही रहे हैं कि ये तो मेरे भाई का सीट है, ये मेरी विरासत है, मैं तो यहाँ का सिटिंग एमपी हूं, मैं इसको छोड़ करके कहां जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत जिद चिराग पासवान करेंगे। भाजपा इनको समझाने में कामयाब हो जाएगी कि भाई अब लड़ने दीजिए, आपके चाचा ही हैं, और उनकी भावना का कद्र कीजिए, कोशिश करेगी। चिराग मानेंगे नहीं मानेंगे ये तो चिराग पासवान पर डिपेंड करता है। आप जमुई के सांसद हैं, जमुई लड़ लीजिए। आप तो बयान भी देते रहे हैं कि जमुई के जनता को मैं निराश नहीं करूंगा। तो ये जो चाचा भतीजा का जो अभी दबाव की राजनीति चल रही है हाजीपुर को लेकर के, मुझे लगता है कि बीजेपी इसको सुलझा लेगी। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, न वो पारस जी को नाराज होने देगी,
न चिराग जी को बगावती तेवर में जाने देगी। इस मामला में बीजेपी दोनों से संपर्क में है और नित्यानंद राय उसकी कड़ी को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब चलिए परिस्थिति अंतिम कुछ सवाल भी पर बन आते हैं सकती है। संजय जी, अंतिम सवाल पर आते हैं। शुरुआत जहां से हमने की थी, आप इस बात को मानते हैं ना कि पशुपति पारस, जैसा चिराग पासवान कर रहे हैं, केंद्र में जो मंत्री बने हुए हैं वह नीतीश कुमार और ललन सिंह की कृपा है? नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूं। ऐसे कैसे इसको आप माने? नहीं मानते? चिराग नहीं पासवान नहीं, तो यही इसको कह रहे हैं कि वो जेडीयू अब वो कोटे के कह रहे मंत्री हैं, हैं। वो उनके भतीजे हैं, उनको उन पर जी, तंज कसने का, व्यंग करने का, चाचा से कुछ नाराजगी दिखाने का उनका एक अपना हो सकता है, लेकिन हाँ, ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार जी और ललन सिंह के कृपा पर मंत्री हैं? ऐसा तो नहीं है। पारस जी की भी एक राजनीतिक जमीन रही है, उनका एक जी, संसदीय माने कार्यकाल रहा है, वो कई जी, बार विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा कि वो किसी की कृपा पर है, लेकिन हाँ, भतीजा है तो जैसे ही उन्होंने थोड़ी सहानुभूति दिखाई नीतीश बाबू के तरफ कि भाई आप भी आ जाइए एनडीए में, तो भतीजे को मौका मिल गया। और कुछ चाचा पर ज्यादा ही जैसे कि वो गुस्सा में आ गए और कहे कि अरे ये तो इनकी कृपा पर है, वो तो चाहेंगे ही कि ये नीतीश कुमार आ जाए एनडीए के साथ, इसलिए मैं इसको नहीं जी। मानता हूं। नीतीश कुमार आ जाएंगे एनडीए के साथ तो फिर चिराग पासवान कहाँ होंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ होंगे, जीतन मांझी कहाँ होंगे? यहीं से इस साक्षात्कार को खत्म करते हैं। अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। वो तो एक बड़ा सवाल होगा और इस पर हम हाँ, लोगों का गंभीर विषय पर इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि चलिए। अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो फिर तो बिहार की पूरी परिस्थितियां, पूरा खेल, पूरा दृश्य ही बदल जाएगा और तब तो किसी एक और तस्वीर के तरफ हम लोग इशारा करते हुए बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आज आप हमसे जुड़े। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।